बच्चों, हमने कल पार्ट 5 संज्ञा में संज्ञा की परिभाषा और उसके बाद संज्ञा के भेद पढ़े थे। संज्ञा के भेदों में से हमने 2 भेद पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आपको उदाहरण में मैंने बताया था, ताजमहल की सुंदरता हमें बहुत खुशी देती है। ठीक है, तो इसमें जो सुंदरता और खुशी शब्द है, ये दोनों के दोनों भाव बताते हैं, भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण है। क्योंकि हम ना ही सुंदरता को छू सकते हैं और ना ही खुशी को। इन दोनों चीजों को महसूस किया जाता है। सुंदरता को हम आंखों से देखकर महसूस करते हैं और खुशी हम दिल से महसूस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऐसे शब्द जो किसी भाव को बताते हैं, भाव को स्पष्ट करते हैं और जिसे हम महसूस करते हैं, ऐसे संज्ञाओं को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव गुण दोष अवस्था आदि की जानकारी मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें एक चीज और आई है। कौन सी चीज आई है बेटा? पहली चीज आई है यहाँ पे गुण और दोष। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपकी ये अच्छाई है या आपका ये गुण है कि आप अपने से बड़ों की बातों को मानते हैं। ठीक है, तो आप यदि अपने से बड़ों द्वारा कही गई किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं या उनकी बात मानते हैं, ये आपका गुण है। ठीक है, उसके बाद लेकिन यदि आप कोई भी कार्य ठीक से पूरा नहीं करते, जानने के बावजूद यदि आप कोई भी कार्य ठीक से पूरा नहीं करते हैं, यह आपका दोष है। ठीक, तो आपकी अच्छाई कि आप कहना मानते हैं, आपकी बुराई कि आप कार्य ढंग से नहीं करते। आपने कार्य पूरा किया तो खुशी मिलती है
और आपने कार्य पूरा नहीं किया तो दुख मिलता है। और खुशी और दुख ये दोनों ऐसे भाव हैं, खुशी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन दुख जो होता है वो किसी को पसंद नहीं आता। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे गुण और दोष भी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद तीसरी चीज यहां पर आई है अवस्था। ठीक है, जैसे कि आप गर्मी के दिनों में हो, हमको शीतलता पसंद आती है। शीतलता यानी ठंडक पसंद आती है। ये दोनों ही चीजें या दोनों ही शब्द जो मैंने अभी इस्तेमाल किए, शीतलता और ठंडक, ये दोनों ही शब्द जो हैं ये फिर वही हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पानी की शीतलता हमारे गले को अच्छी लगती है, ठीक है, और मौसम की ठंडक हमें राहत देती है। समझ आ रहा है आपको? मैंने दो वाक्य बनाए, दो शब्दों से, दो अलग अलग, लेकिन इसमें मुख्य बात ये थी कि ये दोनों ही शब्द महसूस किए जा सकते हैं आपके शरीर के द्वारा, आप इसे लेकिन छू नहीं सकते। तो यही चीज आपके भाववाचक संज्ञा का मेन मुख्य मतलब वो है, तत्व है कहना चाहिए। तो इस कारण ये शीतलता, ठंडक जो अवस्थाएं हैं, चीजों की अवस्थाएं हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उदाहरण यदि हम लिखें तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले कहा था ताजमहल की सुंदरता। ठीक है, तो आप पहला लिख सकते हैं सुंदरता, आप लिख सकते हैं खुशी, क्योंकि इसे देखकर हमें क्या हुई थी? खुशी हुई थी, इसलिए आप लिख सकते हैं खुशी। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि ठंडक या शीतलता, ठंडक, शीतलता, इसके अलावा जैसे हम अभी आप देखते हैं बारिश के दिनों में हम यदि बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें वातावरण की हरियाली बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हरियाली या हरा कलर एक ऐसा माध्यम है कहना चाहिए, या ऐसी चीज है जिससे आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। वहीं यदि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाएं या किसी ऐसी जगह से जाएं जहां पर बहुत ज्यादा आवागमन होता है, बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी, आपको बहुत ज्यादा परेशानी, उमस, इस तरीके का एहसास होगा। लेकिन यदि आप हरियाली भरे रास्तों से जाते हैं तो आपको थकान भी नहीं होती है और आपकी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हरियाली शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं कि हरियाली भी क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं संज्ञा के अन्य भेदों पर। संज्ञा के कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के कुछ अन्य भेद भी मानते हैं या माने जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, कौन कौन से हैं? दो और उनके प्रकार। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समुदायवाचक।
किन वस्तुओं को कहते हैं? द्रव्य हम कहते हैं पदार्थों को, ऐसे पदार्थों को जो ये कह सकते हैं कि जो धातु रूप में भी होते हैं, जो तरल रूप में भी होते हैं, इन चीजों को हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब धातु से आप समझ सकते हैं कि धातु कौन कौन सी होती है? सोना, चांदी, पीतल, ये सारी चीजें क्या है? धातुएं हैं। यदि ये धातुएं हैं तो इनको यदि हम बहुत अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो इनका हमको क्या प्राप्त हो जाता है? इनकी तरलता, तरल हो जाते हैं, गर्म होकर के पिघल जाते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे पानी है, दूध है, ये द्रव्य पदार्थ है ही। ठीक है, तो इन संज्ञाओं में या द्रव्यवाचक संज्ञाओं में उन वस्तुओं को रखा गया है जिसको द्रव्य, पदार्थ या धातु, इस तरीके की चीजों का बोध होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण यदि हम देखें तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है बेटा? जैसे मैंने कहा कि द्रव्यवाचक में संज्ञा में पानी आएगा, तो क्या कह सकते हैं इसको कि मुझे पानी पीना है, कह सकते हैं आप। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बताया पदार्थ के बारे में, धातु के बारे में, जो मैंने आपको बताया कि सोना, चांदी, ये सारी चीजें आपकी धातुओं में आती हैं। तो धातुओं का पता चलता है इस संज्ञा से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये चांदी की कटोरी है, चांदी का चम्मच है, चांदी का ग्लास है, सोने की थाल है, कुछ भी आप कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, तो उन चीजों का नाम संज्ञा, और कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इससे मतलब इसको ऐसे पहचान लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम जानना है और उदाहरण देख लीजिएगा इसका। इसमें आपका आ जाएगा द्रव्य, पदार्थ और धातु। ठीक है, वैसे ही समुदायवाचक। अब समुदाय, जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समुदाय का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, भीड़ यदि हम कहें तो आपको भीड़ शब्द से ही समझ में आ जाता है कि बहुत सारे लोगों का समूह भीड़ कहलाती है। टोली, टोली यदि हम कहते हैं, जैसे ये टोली शब्द का प्रयोग खासकर जैसे अलग अलग समय में करते हैं, खासकर आपके होली के समय करते हैं कि होली के समय अलग अलग टोलियां अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत धूमधाम से इन्होंने अलग तरीके से होली खेली। वैसे ही जन्माष्टमी के समय में भी इसका उपयोग किया जाता है कि अलग अलग टोलियों में आकर लोगों ने मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता में स्थान लिया या जीता या अपना प्रयास किया। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें जो सिर्फ नाम से आप समझ सकते हैं। तो इस समुदायवाचक संज्ञाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या जिनसे हम समुदाय या समूह का बोध होता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? भीड़ हो जाएगा, टोली हो जाएगा। भीड़, टोली। ठीक है, इस तरह के शब्दों का उपयोग समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं हम कैसे बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञाओं से भी बनती है, सर्वनाम से भी बनती है, विशेषण से भी बनती है और क्रिया से भी बनती है। ठीक है, तो हम एक एक करके जानेंगे कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना।
संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना। देखिए यहां पर ये रहेगा जातिवाचक और ये है भाववाचक। इन्हीं के नीचे में ये लिखते जाएंगे, ठीक है। सज्जन, न सज्जन। सज्जनता में हम ता प्रत्यय लगाकर सज्जनता, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सज्जन जो कहते हैं सभ्य पुरुष को कहते हैं, और सभ्य पुरुष द्वारा की गई या दर्शाई गई या करी गई कुछ चीजें, ठीक है, या महसूस कराई गई उनके द्वारा कराया गया है ऐसा सज्जनता, ठीक है। सज्जन पुरुष द्वारा अच्छा कार्य किया जाता है, हमेशा ऐसा कार्य किया जाता है जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, तो उनके द्वारा किया गया कार्य सज्जनता कहलाता है। तो इस तरीके से आप जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा सज्जन, जिससे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं हम सज्जनता। इसी प्रकार वीर से वीरता, वीरता, उसके बाद है आपका देव। यदि हम देखें देव से देवत्व, देवताओं में क्या होता है, देवत्व होता है, तो ये आया है। उसके बाद आपका आएगा मानव। मानव यदि हम लेते हैं जो कि हम हैं, तो हमें कौन सा गुण होना चाहिए, मानवता का गुण होना चाहिए। कौन सा गुण होना चाहिए, मानवता का। मानवता का गुण क्या होता है बेटा, जिसमें हम किसी भी प्राणी को स्वयं से छोटा या हीन न समझे, सभी को बराबरी का दर्जा दें, सभी को जीने का समान अधिकार दें। हम बड़े हैं करके हम अपने से छोटे जीवों की हत्या ना करें, सभी को सभी चीजों में समान भाग मिले। ये सारी चीजें, ये सारे गुण जिसमें होते हैं वह मानवता गुण को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है मित्र। मित्र, सखा, दोस्त आप सभी जानते हैं। तो ये कौन सा गुण दर्शाती है, मित्रता का गुण दर्शाती है, ठीक है। वैसे ही यदि हम मनुष्य कहते हैं अपने आप को, तो मनुष्य में क्या होनी चाहिए, मनुष्यता। क्या होनी चाहिए मनुष्य में, मनुष्यता। ठीक है। और वैसे ही यदि शिशु है, तो शिशु से कैसे बनाते हैं हम भाववाचक संज्ञा, इसे कहते हैं शैशव अवस्था, ठीक है। शिशु की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, शैशव अवस्था। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हमने जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाई। इसके अलावा आपके बुक में और भी बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे बच्चा से बचपन, नारी से नारीत्व और शत्रु से शत्रुता, ठीक है। तो उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे जातिवाचक संज्ञाएं हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो सर्वनाम शब्द जो है उनसे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं
तो दूसरा सर्वनाम से। तो सर्वनाम शब्द किन्हें कहते हैं बेटा? सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यदि हम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं तो कौन कौन से ऐसे भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी? जैसे है निज। निज शब्द से क्या बनेगा? निजत्व। ठीक है। अपना। अपना शब्द से क्या बनेगा? अपनापन। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ त्व प्रत्यय लगा है और यहाँ पे पर प्रत्यय लगा है। तो एक चीजें यदि आपने ध्यान दी होंगी तो आपको पता चलता है कि हम प्रत्यय लगाकर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे कि मम। मम से आप बना सकते हैं ममत्व। और है स्व। स्व। स्व से भी बनेगा स्वत्व। स्व यानी कि खुद के लिए प्रयोग किया जाता है। स्व शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? खुद के लिए किया जाता है, स्वयं के लिए किया जाता है स्व शब्द का प्रयोग। तो इसीलिए अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना या अपने आप में किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी गुण को या किसी भी दोष को समाहित करना स्वत्व कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि विशेषणाएं कैसे बनते हैं। तो तीसरे में हम देखेंगे विशेषण शब्दों से। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा, इसमें हम देखेंगे और ध्यान देंगे कौन कौन से प्रत्यय लगाकर हम बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा विशेषण शब्दों से। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखिए एक। एक शब्द से क्या बनता है? एकता। एकता बनती है। इसमें क्या प्रत्यय लगाया हमने? ता प्रत्यय लगाया। सरल। सरल यदि शब्द का प्रयोग किया हमने तो क्या प्रत्यय लगेगा? सरलता। ता प्रत्यय। साथ ही साथ यदि हमने कहा सुंदर, जो कि हमने लिखा था, सुंदर जो है उससे क्या प्रत्यय बन जाएगा? सुंदरता। बनेगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो भला जो शब्द होता है, भला, भला से क्या होता है? भलाई। भलाई एक भाव है। वैसे बुरा से क्या बन जाएगा? बुराई। नम्र से क्या बनेगा? नम्रता। शुद्ध से क्या बनेगा? शुद्धता। लंबा से क्या बनेगा? लंबाई। भूखा से बनेगा यहाँ पे भूख। भूखा।
विशेषण है और भूख जो है वो भाव है। ठीक है, मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी। समझ आया आपने? तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे क्रिया शब्दों से कैसे हम बना सकते हैं। हम जानेंगे क्रिया शब्दों से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसमें हम देखेंगे कि क्रिया कौन कौन सी हो सकती है, जैसे चीखना, इससे कौन सी बनेगी भाववाचक संज्ञा? चीख। ठीक है, बचना, बचना एक क्रिया है, उससे बनेगी बचाव। ठीक है, चढ़ना, इससे कौन सा शब्द बनेगा? चढ़ाई। यदि आप इन शब्दों का वाक्य प्रयोग करें तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अब वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे वह चीख रही है। ठीक है, यदि आपने कहा वह चीख रही है, या उसका चीखना मुझे अंदर तक भेद गया। ठीक, तो चीखना और चीख दोनों चीजों में आपने अंतर देखा। वह चीख रही है या उसकी चीख डरावनी है, आप कह सकते हैं। और वैसे ही बचना। ठीक है, बचने के लिए आप खेल के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि एक टीम गेंद को बचाकर अपने पाले तक लेके जाती है। गेंद, इस खेल में गेंद को बचाना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, उस टीम ने अपनी गेंद के बचाव के लिए अच्छी रणनीति का इस्तेमाल किया या अच्छी रणनीति अपनाई। इस तरीके से आप जब वाक्यों का प्रयोग करेंगे तब आप बहुत अच्छे से शब्दों को इस्तेमाल करना और उनका अर्थ सही तरीके से जानना सीख पाएंगे। ठीक है, वैसे ही एक और मुस्कुराना, यहाँ पे मुस्कुराना आएगा और आपका जो भाववाचक संज्ञा होगा वो क्या आ जाएगा? मुस्कान। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ शब्द देखे, बाकी बहुत सारे शब्द आपके बुक में दिए गए हैं। इसके बाद कुछ अन्य शब्द भी दिए गए हैं, जैसे निकट से निकटता, समीप से समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, धिक से धिक्कार। ठीक है, इस तरीके से तो इन सभी शब्दों का यदि आप वाक्य प्रयोग करते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जान सकते हैं शब्दों का अर्थ, शब्दों का इस्तेमाल करना। अब आपका ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म होता है। तो आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा? संज्ञा, संज्ञा की भेद, संज्ञा के तीनों भेद जाने। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में या दो अन्य और संज्ञा के भेदों का इस्तेमाल किया जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। इसके बारे में आपने जाना। साथ ही आपने जाना कि किस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। कौन से उपसर्ग लगाकर हम निर्माण कर सकते हैं या प्रत्यय लगाकर हम निर्माण कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपने देखी। अब इस तरीके से आपको ये पाठ अब समझ आ गया होगा। तो बेहतर है कि अब आप
इस पाठ का जो भी अभ्यास कार्य है इसको आप पूरा करें। इसके प्रश्न उत्तर, इसके अभ्यास कार्य सभी आपके ऐप पर उपलब्ध हैं, तो इसे आप पूरा करें अच्छे से। और पूरा करने के बाद में फिर इसकी एक वर्कशीट भी दी होगी, उस वर्कशीट को भी आप अपने से पहले ये पूरा पाठ पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद अपने से बिना देखे हल करें। आशा है आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आप मेरे द्वारा बताए गए सारे निर्देशों का पालन करेंगे और अपना कार्य अच्छे से पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।